राजेश लॉ सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज की परीक्षा में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वो प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा दोनों में एक साथ किया गया। किस विषय को लेकर के किया गया है उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा रोष है इस बात को लेकर के कि जो संशोधन किया गया वो सही ढंग से नहीं किया गया। फिलहाल उस पर अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो संशोधन किया गया है उस पर किस तरह से रणनीति के साथ तैयारी की जाए कि परीक्षा में ऐसा ना महसूस हो कि ये हमारे लिए सब्जेक्ट नया है। उसी विषय पे मैंने ये पूरे एक्ट का चार्ट बनाया है, यानी जो सामान्य ज्ञान के विषय में प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे एवं मुख्य परीक्षा के स्तर पे लॉ का विषय जोड़ा गया है। लॉ के प्रावधान जोड़े गए हैं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में ध्यान दीजिएगा, लॉ के प्रावधान जोड़े गए हैं। अब जीएस के जो टीचर्स होते थे उनके लिए भी एक समस्या का विषय है कि अब उन्हें लॉ पढ़ना पड़ेगा, लॉ समझना पड़ेगा, तभी वो जीएस में इस विषय को पढ़ा पाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ा पाएंगे। तो खैर, मैं अपनी संस्थान में यद्यपि जीएस की फैकल्टी तो रखा हुआ हूँ, लेकिन लॉ का जो पोर्शन है सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के लेवल का हो या मुख्य परीक्षा के लेवल का हो, वो मैं ही डील करूँगा। एक इन्फॉर्मेशन छोटा सा ये है कि पीसीजे एपीओ एचजेएस की तैयारी या किसी विधिक परामर्श के संदर्भ में कोई भी इंक्वायरी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पीसीजे की एपीओ या एचजेएस के चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, वैकेंसी आने पे क्रैश कोर्स हो जिसको कैप्सूल कोर्स कहते हैं, यानी कम समय में पूरे कोर्स का रिवीजन कैसे किया जाए, सभी का जो है एक संतुलन वे में तैयारी कराई जाती है। जब भी वैकेंसी आती है तो क्रैश कोर्स प्रारंभ किया जाता है, अन्यथा हमेशा रेगुलर कोर्स चलता रहता है। और इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। अपनी सुविधा अनुसार आप लोग संपर्क करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान में जो विधिक प्रश्न पत्र डाले गए हैं, यानी विधि के प्रोविजंस डाले गए हों, टोटल 9 अधिनियम। टोटल कितने अधिनियम हैं? 9। इन 9 अधिनियमों को मैं एक बार में समझाऊंगा और सभी पर वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा। लेकिन वो वीडियो अपलोड तो होगा, कुछ उसमें से पब्लिक होंगे, कुछ निजी तौर से संरक्षित होंगे, यानी प्राइवेट रखे जाएंगे, और उसका एक निश्चित एवं न्यूनतम फीस जमा करके कोई भी बच्चा परचेज कर सकता है। जो फीस होगी हर सब्जेक्टों की अलग अलग होगी। उस फीस को मैंने यहाँ डिसाइड कर दिया है। अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे इसको पढ़ना चाहते हैं, यद्यपि वो मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा दोनों में आपका काम करेगा, तो प्रारंभिक परीक्षा के लेवल का ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 काफ़ी लंबा चैप्टर है जिसमें 102 धाराएं हैं। आप देखिए यहाँ पे ये दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 ये नया कानून बनाया गया। अभी मैं एक एक करके सब पे चर्चा करूँगा, कुछ फॉर्मल चीज़ों को आप लोगों को बता दूँ कि इस एक्ट को अगर आप परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन तो 200 रुपये इसका शुल्क आपको देना होगा। अगर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जिसको पॉक्सो एक्ट कहते हैं, इसको परचेज करना चाहते हैं तो 135 रुपीज़ आपको पे करना होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम परचेज करना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ आपको परचेज करना होगा। गर्भधारण और पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 को परचेज करना चाहते हैं तो 115। इसी तरह से हर एक्ट का मैंने यहाँ नीचे फीस लिख दिया है। 100 रुपया, 115, 100, 120, 115। इस तरह से सिंगल सब्जेक्ट भी आप परचेज करके जो है उस पर प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के स्तर पे अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा खुद पढ़ सकता है, समझ सकता है तो उसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसके पास इतना समय नहीं है या खुद समझने में वो असमर्थ है तो वो परचेज करके देख सकता है वीडियो को।
और पर बात यहाँ पे, अगर कोई व्यक्ति एक साथ लेना चाहता है तो उसकी फीस में कंसेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर इस हिसाब से जोड़ के टोटल फीस आपको पे नहीं करना होगा, फिर आपको मात्र 1000 रुपीज़ देना होगा सभी सब्जेक्ट का। ऐसे जोड़ने पे टोटल 1100 रुपया आ रहा है, जिसमें से 100 रुपया लेस कर दिया जाएगा टोटल सब्जेक्ट एक साथ लेने पे। चलिए अब इसमें हम लोग एक एक एक्ट को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ये प्रोविजंस किस विषय से संबंधित हैं। पहली बात समझिएगा, ये सामान्य ज्ञान के विषय में डाला गया है। लॉ का जो प्रश्न पत्र हैं 3 अलग से, मुख्य परीक्षा में वो अलग से हैं। जीएस का जो प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में उसका इम्पोर्टेंस है, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में 150 नंबर का है, मुख्य परीक्षा में 200 नंबर का। तो प्रारंभिक परीक्षा में 150 नंबर के सामान्य ज्ञान में से ये लॉ के 9 सब्जेक्ट भी सिलेबस में रखे गए हैं, और इस 9 सब्जेक्ट की जो भूमिका होगी मेरे हिसाब से कम 50% के आसपास होगी, यानी 50 150 में लगभग 50 नंबर इस प्रश्न यानी लॉ से पूछा जाना संभाव्य है। बाकी अभी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये सिलेबस में जोड़ा गया है, तो एग्जैक्ट ना तो मैं बता सकता हूँ ना ही कोई और बता सकता है, क्योंकि कमीशन के द्वारा इस पर कोई स्पष्टता नहीं किया गया है। फिलहाल एक अनुमान के तौर पे कहा जा सकता है कि लगभग 50 नंबर के आसपास होगा, कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। चलिए, जो और यही सेम सिलेबस मेंस में भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में रखा गया है, जहाँ पे 200 नंबर का जीएस का पेपर होना है, उसमें से ये 9 सब्जेक्ट लॉ के भी हैं, तो वहाँ भी ये 50 से ज़्यादा की भूमिका में जो है अपना रोल अदा करेंगे। फिलहाल चलिए, सबसे पहला एक्ट है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। इसके बारे में यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो हैंडीकैप लोग हैं, अब यहाँ पूरा हैंडीकैप के बारे में पूरा प्रावधान किया गया है कि कोई प्राइवेट जॉब है, कोई प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है या पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे आने जाने में सुविधा इनके लिए व्यवस्था करना, इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, रोजगार की व्यवस्था करना, पूरा इस पर कानून बना दिया गया है विशेष तौर से। ये स्पेशल लॉ की श्रेणी में आता है। एक प्रावधान एविडेंस में धारा 119 में मूक साक्षी के बारे में लिखा हुआ था कि अगर कोई मूक साक्षी अपना एविडेंस देता है तो उसे क्या माना जाएगा, ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और वो अपना साक्ष्य कैसे देगा, ओपन कोर्ट में या बंद न्यायालय में, तो वहाँ लिखा हुआ था खुले न्यायालय में देगा। 2013 में धारा 119 साक्ष्य विधि को सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग और जो है दुभाषिया की सहायता लेने का भी प्रावधान कर दिया गया। तो फिलहाल इसके बारे में आप देखेंगे, मूल अधिकार वो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, ठीक है, प्रावधान किया गया था दिव्यांग यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए, धारा 41 में आपको मिलेगा। तो कह सकते हैं धारा 41 का एक तरह से इन्फोर्समेंट है, ये वो अनुच्छेद 41 का। इसमें टोटल 17 अध्याय हैं, 102 धारा है, ये 19/4/2017 को इन्फोर्स हुआ है। इन्फोर्समेंट डेट मैंने सभी एक्ट का एक साथ लिख दिया है, ये ध्यान दीजिएगा, सब एक्ट का ये इन्फोर्समेंट डेट है, किस डेट में ये एक्ट लागू हुआ है सब लिखा हुआ है। कितने चैप्टर्स हैं, 17 इसमें है, 102 धाराएं, 9 चैप्टर, पॉक्सो एक्ट में है 146 धाराएं। पॉक्सो एक्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कब पॉक्सो एक्ट लगता है, यानी कब कोई अपराध किए जाने पे, ठीक है, यानी जो बालकों के विरुद्ध होने वाला अपराध है, कब पॉक्सो उस पर लगता है या कब नहीं लगता है, केवल आईपीसी ही लग के रह जाती है। तो जब पॉक्सो एक्ट आप पढ़ेंगे तो वहाँ डिफिनीशन क्लाज में ही मिलेगा कि बालक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। अगर किसी लड़की या लड़का के विरुद्ध कोई लैंगिक कार्य किया जाता है या कोई लैंगिक हरेसमेंट किया जाता है तो वहाँ पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है। साथ साथ आईपीसी की धारा 354 का खा गा घा 354 या जो है 376 का खा गा घा, जो भी धाराएं जैसे भी बन रही हैं वो समुचित धाराएं वहाँ लगाई जाती हैं और साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट की भी धारा लगती है। पॉक्सो एक्ट लगने पे क्या प्रोविज़न होते हैं, जैसे ये सब जितने भी अधिनियम हैं इन सब के लगने पे क्या प्रावधान है, किस तरह की सज़ा है, कौन सा कोर्ट ट्रायल करता है, ठीक है, कितनी सज़ा दी जा सकती है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है या नहीं है, बेलेबल है या नहीं है, कॉग्निजेबल है या नहीं है, ये सब बातें जो है स्पेशल हो जाती हैं। ट्रायल बाई कौन सा मजिस्ट्रेट है, ठीक है, समरी ट्रायल का प्रावधान है या नहीं है, प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान है या नहीं है, ठीक है, यानी
प्रोबेशन और एडोमिनेशन पे छोड़े जाने की व्यवस्था है या नहीं है, ये और सारे प्रोविजन से स्पेशल सीआरपीसी से तुलना करके देखी जाती हैं कि क्या इसमें ऐसे प्रोविजंस रखे गए हैं या नहीं। जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, टोटल 10 धाराएं हैं मात्र इसमें कोई चैप्टर नहीं है। 3 ऐसे एक्ट हैं जिसमें कोई चैप्टर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, ठीक है, यानी गर्भपात काट करने की क्या सिचुएशन होती है, उसमें भी कोई चैप्टर नहीं, मात्र 8 धाराएं हैं। और स्त्री अशिष्ट रोपण अधिनियम 1986। आज देखिए बड़े पैमानों पे विज्ञापनों में लोग जो है अशिष्ट रूपण जैसा चित्र प्रकाशित करते हैं, बुकों में प्रकाशित करते हैं, तो वो किस श्रेणी तक अपराध है या नहीं है, ये इसी एक्ट से कवर होता है। क्योंकि किसी भी स्त्री की मर्यादा के विरुद्ध वो इस तरह से उसके जो है प्रकाशन, उसका फोटोज नहीं कर सकते हैं जिससे अशिष्टता जो है वहाँ पे प्रदर्शित हो रही हो, तो उसको नियंत्रित करने के लिए कानून बना हुआ है। दहेज के लेन देन से संबंधित जुड़ा हुआ 1968 का कानून बनाया गया। दहेज मांगना, देना और लेना और उसका जो है विज्ञापन करना सब अपराध बना दिया गया यहाँ पे। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम, यानी जिसको लिंग जांच कहते हैं, भ्रूण जांच कराना अपराध है, तो ये 1994 का कानून बना हुआ है। गर्भपात कब कराया जा सकता है, कब नहीं कराया सकता है, कुछ कंडीशंस हैं जब छूट दी जाती है, तो उससे जुड़ा हुआ पूरा 1971 का कानून बना हुआ है। पब्लिक प्लेस पे जहां महिलाएं कार्य कर रही हैं या कोई पब्लिक प्लेस पे भले ना कर रही हो, वहां पे अगर उनका कोई यौन शोषण होता है, लैंगिक हैरेसमेंट होता है, तो उससे जुड़ा हुआ ये कानून बनाया गया है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस पे गाइडलाइंस पे विशाखा का केस काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो विशाखा के केस से ही जो है ये एक्ट 2013 का लाया गया। उसके बाद स्त्री रूपण अधिनियम तो मैंने बताया। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण का प्रावधान किया गया है कि यदि महिला के साथ घरेलू हिंसा यानी घर में घर के रहने वाले सदस्यों के द्वारा हिंसा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को क्या संरक्षण दिया जाएगा। लास्ट एक्ट है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण की बात की गई है। यद्यपि आईपीसी में आप देखेंगे तो माता पिता के भरण पोषण की बात अध्याय 19 में की गई है, जिसमें से तो 3 धाराएं टोटल थी। पहली और अंतिम धारा यानी 490 और 492 रिपील हो गई है, मात्र 491 एक मात्र धारा बची हुई है अकेले, लेकिन उसी को एक तरह से कहें और इन्फोर्समेंट करके अच्छे से सुधार करते हुए 2007 में अलग से कानून लाया गया कि कौन लोग दायी होंगे मेंटेनेंस देने के लिए, मेंटेनेंस की मांग कौन करेगा, कब किया जाएगा, कौन दिलाएगा, पूरा प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो अब मैं एक एक करके सभी पे वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। और जिस किसी बच्चे को परचेज करना है वो संपर्क करके इस नंबर पे या किसी भी तरह से इस नंबर पे व्हाट्सअप भी है, आप व्हाट्सअप पे संपर्क करके, ठीक है, एक गलत हो गया, 61 है 9161 पे संपर्क करके आप अपनी सुविधा अनुसार परचेज करके, ठीक है, अपनी परीक्षा में जो है अच्छे से तैयारी के साथ उपस्थित हो सके, इसलिए ये जो है वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ये तो एक तरह से इन्फॉर्मेशन टाइप का था, ठीक है। और अब वीडियो सब अपलोड कर दिए जाएंगे, आप लोग पूरा एक बार में या जिसको जो आवश्यकता हो वो अपना परचेज करके ले सकता है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी बच्चे को कोई इंक्वायरी करना है, किसी भी चीज़ के बारे में कोई समस्या है, तो निर्धड़क वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे जो है संपर्क कर सकता है, या कॉल करके भी संपर्क कर सकता है, या हमारे चैनल पे भी जो है मैसेज करके भी संपर्क कर सकता है। हाँ, मैसेज करने पे हर मैसेज का रिप्लाई दिया जाए ये संभव नहीं है यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि इतना समय का अभाव होता है। लेकिन अगर आप कॉल करते हैं तो निश्चित तौर से, या व्हाट्सएप कर देते हैं, तो 99% उम्मीद है कि आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा।